गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण जनसत्ता का जो मुख्य पृष्ठ का जो संपादकीय होता है, जिसे आप इंग्लिश में एडिटोरियल के नाम से भी जानते हैं, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है तमाम वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र तैयारी करते हैं। ठीक है, तमाम तरह के जो सरकारी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो। ठीक है, तो आई होप कल का जो हमने आप लोगों के लिए निबंध से संबंधित एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और बात करते हैं दैनिक जागरण के एडिटोरियल के बारे में, जिसे लिखा है यशपाल सिंह जी ने। और बात करेंगे आज दोस्तों व्यवस्था की खामी से पैदा हो रहे विकास दुबे। और आज बहुत ही बारीकियों के साथ एक स्क्रूटिनी करेंगे। स्क्रूटिनी का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म अध्ययन। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दें कि प्रज्ञा जी ने कहा है कि सर कोई आरओ के लिए बढ़िया पुस्तक जो है आप सजेस्ट करिए, रिकमेंड करिए। तो मैं आपको बता दूं प्रज्ञा जी, यदि आप मात्र एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यदि आप ख़रीदना चाहती हैं तो वो चीज़ें अलग है। यदि आप एक ज्ञान संग्रह के लिए ख़रीदना चाहती हैं तो आपको पता है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। पर यदि आप मात्र आरओ के लिए स्पेशली ख़रीदना चाहती हैं क्योंकि आपके पास समय कम है, आप ऑप्शनल के पेपर तैयार करना चाहते हैं, तो आपका जो क्रॉनिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है, क्रॉनिकल जो आपका एक कह सकते हैं मंथली दर्पण के रूप में आता है, पत्रिका के रूप में आता है। पर आजकल वो क्या है ना, कई साल से जैसे कि जो स्पेशल एग्जामिनेशन होते हैं उनका वो एक ही बुक में सार कर देता है। और बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक नहीं होगी, उसमें आपका एंसेंट आ जाएगा, मिडवल आ जाएगा, और मॉडर्न और नेशनल मूवमेंट सब एक ही में करके आपको दे देगा। तो क्रॉनिकल से संबंधित स्पेशली जो आरओ का होता है उससे मंगा लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद है एंड एक सज्जन और हैं, और थैंक यू सो मच स्वाति जी आपके अप्रिसिएशन के लिए, फॉर मी थैंक्स अ लॉट। और एक और हैं भाई जी, कुछ लोगों के देखिए नाम मुझे अक्सर उन्हीं की याद होते हैं जो लोग बार बार कमेंट करते हैं। ठीक है, मैं बिना नहीं तो मुझे कभी कभार नोट करना पड़ता है। अब प्रज्ञा जी हैं, स्वाति जी हैं, और रूपम कुमारी जी हैं, नागर हैं, नीतीश हैं, पाई ब्लॉग हैं, ऐसे कुछ नाम हैं कि जो मुझे भी याद है। एक डोडे जी हैं, अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। तो एक भाई हैं, वो बोले हैं कि सर जो दैनिक जागरण का जो पहला पेज होता है उसके बारे में बता दिया करिए। ठीक है, मैं बताऊंगा पर लास्ट में। ठीक है, लास्ट में जो भी दैनिक जागरण का फर्स्ट पेज पे जो भी लिखा है उसके सार को मैं बता दूंगा। तो चलते हैं अब आगे बिना देर किए हुए। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो चुका है। तो अब आपको पता हो गया कि आज हम बात क्या करने वाले हैं कि सिस्टम में तमाम तरह की कमियों की वजह से जिस प्रकार से तमाम अवांछित और अपराधी किस्म के व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, हमारा प्रजातंत्र विधि के शासन यानी कानून के राज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि कोई आरोपित तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए उसे पूर्णतः दोषी साबित न कर दिया जाए। आपको पता है इस समय हमारे जो समाज में, हमारे देश में एक लॉ एंड ऑर्डर की जो लोग बात करते हैं उस पर ऊपर भी तमाम तरह के दोषारोपण किए जा रहे हैं। और दोस्तों दोषारोपण जो किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, और मुझे हैरानी तब हो जाती है जब एक जुडिशरी सेक्टर, एक संवैधानिक पदों पर जो न्यायालय की कुर्सी होती है उस पर भी बैठा हुआ व्यक्ति जब राजनीति में सक्रिय होने के लिए तमाम तरह की चमचेगिरी करने लगता है। क्योंकि देखिए आप एक स्टूडेंट हैं तो पहली प्राथमिकता जो आपकी होनी चाहिए संविधान और कानून के हिसाब से होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कार्य है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहेंगे आप ऑडिट का कार्य करिए, ठीक है, और ऑडिट वाले से डिपार्टमेंट से कहेंगे आप ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे, तो कैसा संभव है? तब तो सारी तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो यही आज हमारे देश में हो रहा है। विकास दुबे जैसे शख्स के बारे में आपको बता दूं, ये राजनीतिक इच्छाओं से पैदा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है
जिसके लिए लोग अपने, जब उनका लाभ निकल जाता है उसके बाद उसे एक नहीं, दूध में कोई कुछ कह सकते हैं गलत पदार्थ गिर जाता है, मक्खी गिर जाती है, उसे निकाल के फेंक दिया जाता है, वही कार्य हुआ है। अन्यथा दोस्तों इसमें यदि शासन प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होता तो कभी भी इस तरह के जो भी इनकाउंटर हुए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं फेक इनकाउंटर, आज हमारे देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि हमारे देश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। मैं नहीं समर्थन करता, क्योंकि यदि आप संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो इसको आप कभी समर्थन मत करिएगा। वो अवांछित व्यक्ति था, उसे मरना चाहिए था, उसको तो फांसी दे दो। मैं तो खुद समर्थन कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए, पर एक न्यायिक प्रक्रिया, एक उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है देश में, ठीक है। क्योंकि ऐसे में क्या है ना कि बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं, आपने साथ कुछ ऐसी वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, इतनी ब्रूटल तरीके से मार रहे हैं गरीबों को, लात से, उसके बेटे के सामने पैर से मार रहे हैं। कई वीडियोस मैंने देखा है, तब आपको पता चलेगा हाँ, हमारे देश में बहुत ऐसे भी पुलिस हैं जो अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। आप देखे होंगे सुनीता यादव, जिनका भी गुजरात में मामला चला हुआ, एक एज ए छोटे से पद कांस्टेबल पर थी, और किस प्रकार से वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके बेटे से झड़प हो गई। उसके बाद पूरा शासन प्रशासन को उन्होंने झकझोर के रख दिया, और उनके साथ देश की जनता खड़ी हो गई है। तो यदि आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो देश आपको सपोर्ट करेगा, पर दोस्तों यदि आप गलत हैं तो लोग आपको गलत ही बोलेंगे। मापदंड रखा गया कि उन 99 अपराधी भले छूट जाएं, परंतु किसी एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक पूरा आपराधिक न्यायिक तंत्र है, जिसके अंग पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका है। एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और साक्ष्य अधिनियम भी है। इसी के आधार पर मुकदमा चलता है और भारतीय दंड संहिता अर्थात IPC के तहत दोषियों को दंडित किया जाता है। यह सारा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। वे भारत पर शासन करना चाहते थे, लेकिन इसी के साथ वे समाज में शांति स्थापित कर भारत की जनता का विश्वास भी जीतना चाहते थे। सोचिए, जो गैर मुल्क से आए थे भारत में शासन करने के लिए, उन्होंने एक इतनी उम्दा व्यवस्था भारत जैसे देश को जाते जाते दे दी गई, पर आज हमारा भारत जैसा देश उन व्यवस्थाओं को किस प्रकार से उपेक्षित कर रहा है और तानाशाही के रास्ते चल पड़ा है, ठीक है। इसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी रहे। आखिर चंद अंग्रेज इतने बड़े जिलों को कैसे चला लेते थे, तब लोगों को विश्वास था कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। अंग्रेजों ने कानून का एक बाल कायम किया, तब पुलिस के मुकदमों में किसी गवाह के टूटने या गवाही पर न जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तत्कालीन समाज की सोच भी कुछ ऐसी थी, लोग झूठ बोलना पाप समझते थे और अपराधी का साथ देने में बेइज्जती। अंग्रेज़ों के समय आजकल की तरह इनकाउंटर न के बराबर होते थे। हवालात में कोई मर जाए तो ऐशो दंडित हो जाते थे। DM SP का ही निर्णय लगभग अंतिम होता था। न किसी जाति या पार्टी की बात आती थी और न ही किसी नेता की टांग घुसती थी। पता है, जब हमारे देश में तमाम तरह के क्रांतिकारी हुए, जिनका पहले से एक मानसिकता बनी हुई थी, एक मोटो था, उद्देश्य था कि यदि हम अंग्रेज़ों से, सामंतवादी सोचों से यदि हम बाहर आ गए तो हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्थाएं लागू होंगी। आप उठा के देख लीजिएगा दोस्तों, जब आप संविधान पढ़ेंगे ना तो आपको एक्ट पढ़ाया जाएगा, फलाने चार्टर एक्ट, ये चार्टर एक्ट, ये अधिनियम, तब आपको पता चलेगा अंग्रेज़ों का कितना बड़ा योगदान है भारत जैसे देश को व्यवस्थित रूप से संविधान देने में, यहाँ के समाज में। मैं जानता हूँ उन्होंने बहुत ही क्रूरता बर्बरता के माध्यम से यहाँ के लोगों को अपमानित किया, शोषित किया, पर दोस्तों जो व्यवस्थाएं उन्होंने देख कर गए हैं ना, उन पे आज हमें अमल करने की आवश्यकता। अन्यथा वही कार्य कुछ जो अंग्रेज़ अफसरशाही हमारे देशवासियों के साथ किए हैं, आज वही फिर होने जा रहा है। ऐसे में तो अराजकता चारों तरफ फैल जाएगी। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। नेताजी अपनी टांग हर जगह घुसाए पड़े हैं और हर मामले का विश्लेषण जाति और पार्टी वोटों के आधार पर ही होता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी एक ऐसा शख्स जो यह कह दे कि भैया कोई नेता हो कि मैं जातिवाद नहीं करता, मैं रिलीजन के अकॉर्डिंग इनइक्वलिटी नहीं करता, मैं उस चीज़ को मान ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे देश में ये जब बच्चा छोटा सा होता है ना, तो उनके परिवार के द्वारा इस चीज़ को बार बार ये बोला जाता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम किस जाति के हो, तुम किस मजहब के हो। तुम परिवार वाले ही पहला भेद सिखाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज में आता, देखते हो भैया यहाँ पे तो जाल बिछा हुआ है,
तुम इस जाति को उनसे मित्रता नहीं करोगे, एक मूवमेंट है, आंदोलन है, इनके प्रति है, इनका धर्म गंदा है। मतलब इतनी गंदी मानसिकता एक दूसरे के प्रति हमारा समाज सिखाता है। उसके बाद इसी का फ़ायदा उठा के जो हमारे देश के नेता गण हैं वो कहते हैं भैया हम तुम्हें इनसे मुक्ति दिलाएंगे। भाई किससे मुक्ति दिलाओगे? हैं, किससे मुक्ति दिलाओगे? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रिलीजन बहुत अच्छा है, ठीक है, पर दोस्तों अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए यदि दूसरे धर्म के व्यक्तियों की यदि आप निंदा कर रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी धर्म के नहीं हो सकते हैं। वो इंसानियत के खिलाफ हैं, मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए यदि इस तरह की कोई सोच रखता हो। यही कारण कि विकास दुबे जैसे शख्स को, विकास दुबे यदि किसी ने बना है तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने बनाए हैं। अपने मंसूबे पूरे हो जाने के बाद देख सकते हैं कि दोस्तों किस प्रकार से उसे मार दिया गया। बाद में फिर यही होगा, एक समय बाद फिर जब उन्हें आवश्यकता होगी कि उनके मंसूबे को कोई पूरा करे तो फिर नया एक विकास दुबे बनाएंगे। उसके बाद जब उनसे सारी इच्छाएँ खत्म हो जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा, फिर उसे उसी हाशिए पर रख कर फर्ज इनकाउंटर कर दिया जाएगा। देखिए कई सारी चीज़ें हैं, जब आप लेखन शैली में इस बात को कभी लिखिएगा या किसी डिबेट में इस बात को कहिएगा तो सकारात्मक व नकारात्मक दो तरह से आप कहिएगा। इस बात को आप सख्ती से मजबूती के साथ कहिएगा कि सर आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशंस, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। अगर इसके खिलाफ कोई भी कार्य करता है, कोई भी साजिश करता है, कंस्पिरेसी क्रिएट करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। यदि आँख के बदले आँख पूरी दुनिया मांगेगी तो भैया आँख किसके पास बचेगी? सब तो अंधे हो जाएंगे ना। मानते कि नहीं? हिंसा के बदले हिंसा कतई ऐसे अराजक तत्वों को आई कैन नॉट प्रमोट, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहुबली वोट की राजनीति में बहुत उपयोगी होते हैं। तो हर नेता उन्हें संरक्षण देता है, भी अपराध करने लगते हैं और अब धन बली हो जाते हैं। आज का हर अपराधी कुछ सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने के बाद माफिया या डॉन बनकर अंधाधुन कमाई और उगाही करता है। आखिर क्या कारण है बताइए? जो बंदा 25 साल से माफियागिरी कर रहा है तमाम तरह के, वहाँ कानपुर में जो क्षेत्रीय लोग थे, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों, चाहे क्षेत्रीय बिजनेसमैन रहे हों, सबको धमका कर उसने एक बड़ी संपत्ति का निर्माण किया। किसी नेता को, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता या नेता को उसने गोली मार दिया था, राज्यसभा का वो सदस्य था। अब सोचिए तो उस समय क्या शासन प्रशासन अगर उसके ऊपर सख्ती करके जेल में डाल देता तो आज ये जो आंतरिक युद्ध की स्थिति बनी हुई है भारत जैसे देश में, ये होता नहीं होता ना। तो दोस्तों जिस विषयों पर हमारे देश में राजनीति होनी चाहिए एक्चुअल में नहीं होता है, वो तब तक आपको आश्रय देंगे जब तक उनका आपसे पूरी तरह से कार्य निकलना होता है। जिस दिन उन्हें लगा कि अब हमारे आप किसी कार्य के नहीं, आपने किसी और को लाभ पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आपको ऐसे जमीन पर, ऐसी जगह पर ले जाकर फेंकेंगे कि फिर आपका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा, या तो आप विकास दुबे बन जाएंगे। अब तो वह विधायक सांसद भी बनना चाहता है और कई बार भी बन भी जाता है। दुर्भाग्यवश हमारा पुराना आपराधिक न्यायिक तंत्र आज जर्जर और प्रभावी हो चुका है। एक चीज़ मुझे कोई यहाँ बताएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मित्रों आपको बता दें, आज हमारे देश में जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आपको पता है जो हमारे पूर्व जस्टिस थे उनका नाम था, बता रहे हैं आपको, गोगोई करके थे, नाम करेक्ट नहीं याद आ रहा पर गोगोई करके हैं। उनके ऊपर एक महिला ने हरासमेंट का केस किया था। सोचिए हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीमो हैं, मेन अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए थे। उन्हीं के कार्यालय में, दफ्तर में जो महिला कार्यरत थी। और उसके बाद मैं बता दूं योगी जी के ऊपर तकरीबन तमाम तरह के 40-50 केस चल रहे हैं, उसमें एक हत्या का भी है। मतलब अपहरण का, ऐसे तमाम तरह के केस चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अमित शाह के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने रूलिंग पार्टी में आने के बाद अपने अपने माफियाओं को संरक्षण दे रही है। कुलदीप सेंगर, अब एक लड़की जो पूरे समाज के सामने चिल्ला के कर रही है, आई हैव एविडेंस, आई कैन प्रूव दैट, कि ये व्यक्ति मेरे साथ रेप किया है, किसी को पूरा परिवार ख़त्म कर दे रहे हो, ठीक है। वहीं एक है साक्षी महाराज, वो अलग है, उनका डिपार्टमेंट चल रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मतलब पेरोल पे घूम रही हैं, चुनाव जीत रही हैं। मतलब यदि आपके राजनीतिक संरक्षण में हो तो सब कुछ सही है,
ठीक है। यही सारी चीज़ें जानते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ना, यही कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप के कट्टरपंथी, मुझे आवश्यकता है कि अब कोई अगर राजनीति में जाए ना तो नए लड़के होने चाहिए, उनकी सोच नई होनी चाहिए, नई ऊर्जा होनी चाहिए। ऐसे लोगों की राजनीति, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मुझे नहीं चाहिए। यदि ऐसे लोग जनप्रतिनिधित्व करेंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के हिसाब से, तो देश बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि साला अंग्रेजी सही थे। अपने आपराधिक जीवन में 60 से ऊपर अपराध किए, इनमें से कई हत्याएं हैं। एक राज्य मंत्री की तो उसने दिन दहाड़े थाने में भी हत्या कर दी थी, फिर भी कुछ समय बाद उसे जमानत मिल गई। सोचिए, जमानत कौन दिया? शासन प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था? फिर वह बरी भी हो गया। कमजोरी चाहे पुलिस की रही हो या अभियोजन की या फिर साक्ष्य अधिनियम की, नतीजा तो सुन नहीं रहा। सब लोग जानते हैं भैया कि पुलिस वालों के सामने उसने मारा था। और जो लेटर एक बरामद हुआ है, जो एसपी जो मारे गए हैं मुठभेड़ में, उसमें पूरी तरह से खुलासा हुआ है। ठीक है, जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं, जो थे अनंत देव तिवारी जी को पूरी तरह से वो लेटर सौंपा गया था, पर अब जो भी उन्होंने प्रक्रियाएं चालू की हैं, उसके बाद मुरादाबाद पीएससी भेज दिया गया उन्हें। व्यक्ति दुर्दांत अपराधी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? या 31 मामलों में जमानत पर था, क्या जमानत की कोई समय सीमा नहीं हो सकती? मतलब अगर गरीब व्यक्ति के ऊपर 2 ठो केस हो जाए ना, उसका जीवन खत्म हो जाता है, ना कोई विकास, ना समाज में इज्जत, सब कुछ दांव पे लग जाता है। पर सोचिए, हमारे देश में भेदभाव नहीं हो रहा, यही तो इनइक्वलिटी है। यदि इनइक्वलिटी नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं होती हमारे देश में, तो मतलब 40-40 केस उनके ऊपर लगा, वो लोग घूम रहे हैं। सोचिए। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो भी उन्हें संरक्षण दे रही है। तो हमारे देश में एक गलत चीज़ें बनाई जा रही हैं। आम इंसान को कंट्रोल करने के लिए भेड़ बकरियों की तरह तमाम तरह के कानून कायदे हैं, पर अमीर ज़्यादों के लिए कुछ भी नहीं है। इन राजनीति के संरक्षण के अधीन जो हैं उनके लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ खुला छूट है। अगर जघन्य अपराध में जमानत देते समय यह भी आदेश कर दिया जाए कि यह जमानत केवल 1-2 वर्षों के लिए है, और अगर जनपदीय न्यायालय से इस अवधि में फैसला नहीं होता तो जमानत स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो तारीख पर तारीख लेने का रोक खत्म हो जाएगा। इस एक सुधार से लंबित मुकदमों की संख्या अप्रत्याशित कमी आ जाएगी। दुर्भाग्य से आपराधिक न्यायिक तंत्र को आज के सामाजिक वातावरण के अनुसार सुधारने का कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं गया। 1970 के दशक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी धर्मवीर की अध्यक्षता में जो पुलिस आयोग बना, उसने 8 खंडों में व्यापक रिपोर्ट दी, पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद न्यायाधीश BS मालिमत की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इस समिति ने आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सुधार किए, सुझाव दिए, पर कुछ नहीं हुआ। पूर्व DGP प्रकाश सिंह की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधार के आदेश दिए, परंतु उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देश को इसका जवाब चाहिए। तो देखिए, ऐसे विषयों को आप एक रफ में कहीं भी राइट डाउन कर लिया करिए कि जब आपका किसी से डिबेट हो, तो यदि आपसे पूछे कि आप किस आधार पर कर रहे हैं ये बातें, किस आधार पर आप ये चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं, तो इन बातों का प्रमुखता से रखिएगा कि अगर ये भेदभाव नहीं है तो क्या है। यहाँ देश के लोग जो हैं क्या भेड़ बकरी हैं? साला कोई भी केस उनके ऊपर ले जाके ठोक दो, 6 महीना 2 साल जेल में डाल दो। कुछ लोग तो जेल में ऐसे भी बंद हैं बेचारे, जो ये सोच रहे हैं कि साला मैंने अपराध क्या किया था, आज 5 साल हो गया, उन्हें ये तक नहीं पता है कि मैं कौन सा अपराध किया था कि मैं जेल में हूँ। सोचिए, आज एक गंभीर समस्या यह है कि साथी अपराधियों को साक्ष्य के अभाव में सजा नहीं मिल पाती। इस समस्या का कारण यह है कि कुख्यात अपराधी न्यायालय में रखे जाने वाले साक्ष्य को शून्य करना जानते हैं, मतलब मिटा देना जानते हैं। जो अपराधी हैं उनके बाहुबल और धन बल के कारण कोई गवाही नहीं देता। पैसा लो या मौत गवाह को यह संदेश काफ़ी है। उन्हें देर सवेर जमानत भी मिल जाती है, इसके बाद मुकदमा उन्हीं की सुविधा अनुसार चलता है। वे कोई न कोई कानूनी अड़चन खड़ी कर तारीख लेते रहते हैं। विकास दुबे ने यही किया। थाने में राज्य मंत्री को दिन दहाड़ी मारकर बरी हो जाना एक तरह से असंभव को संभव करना था। वह एक के बाद एक अपराध करता रहा और जमानत भी पाता रहा। उसके हथियार के लाइसेंस
तक निरस्त नहीं हो सके। उसके सामने आपराधिक न्यायिक तंत्र पूर्णतः फेल और अर्थहीन था। समुचित साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष पहुँचे, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य अधिनियम कौन सुधारेगा? गवाहों के मुकर जाने की लाइलाज बीमारी कौन ठीक करेगा? जब पुलिस विवेचना के दौरान गवाहों के बयान पर हस्ताक्षर नहीं करा सकती तो फिर 300-500 पेज के आरोप पत्र का क्या मतलब? सोचिए, AK-47 कैसे कोई इशू कर सकता है? AK-47 किसके पास होना चाहिए, आप बताइए ना। हमारे देश के जवानों के पास होता है, ठीक है, देश के सिक्योरिटीज़ के पास होता है, पर ऐसे तमाम तरह के जो वेपन्स हैं बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही घातक माने जाते हैं और ऐसे समाज में उनका लाया जाना एक तरह से वर्जित होता है, पर वो खुलेआम किस तरह से उन्हीं गोलियों के माध्यम से भून रहे हैं। विवेचक जो केस के बारे में सब कुछ जानता है, उसके कोर्ट में दिए गए बयान को पूरी अहमियत क्यों नहीं दी जाती? आखिर संदेह का लाभ हमेशा मुलजिम को ही क्यों मिलता है? क्या उस पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध नहीं लग सकता? क्या वादी यानी पीड़ित को राज्य कुछ मुआवजा नहीं दे सकता? आज स्थिति यह है कि वादी तमाम हिम्मत दिखाता है, धमकी और प्रलोभन के बाद भी अदालत के चक्कर लगाता है, पर अक्सर उसे न्याय नहीं मिलता। जब ऐसा होता है तो उसके साथ अन्य दूसरे लोग भी न्याय प्रक्रिया पर भरोसा खो देते हैं। न्याय वही जो सही समय और सही व्यक्ति को मिले, पर आजकल तो सारी चीज़ें धूमिल सी हो गई हैं। पैसों के बल पे यदि आप धन बल बाहुबल हैं तो ऐसे में तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं उसे शून्य कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तमाम तरह के बड़े बड़े गवाहों को खरीद सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे में कहीं ना कहीं महसूस होता है कभी कभार कि संविधान और जो कानून है ये बड़े लोगों की चोंचलेबाजी हैं। बड़े लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने संरक्षण के लिए इन कानूनों को बनाए हैं ताकि हम आम इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह उन पे इम्प्लीमेंट कर सकें। और कुछ लोग तो भैया ऐसे हैं जो लोग, एक चीज़ आपसे बता रहा हूँ, कुछ लोग विकास दुबे को अगर कोई देशद्रोही या आतंकवादी कह दे रहा, लोग भड़क जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे नहीं उसे गैंगस्टर बोलो। तो आपको बता दें सबसे पहले देशद्रोही कौन होता है। देशद्रोही का मतलब ये होता है दोस्तों, जब कोई अपने ही देश का व्यक्ति अपने देश को अस्थिर करने का प्रयास करता है, साजिश रचता है, ऐसे जघन्य अपराध करने की मंशा मंसूबे रखता है या उसने किया हो, वो राष्ट्रद्रोह होता है। ठीक है, सारी चीज़ें जो होता है उसके पर्सनल हित से जुड़ी होती हैं, व्यक्तिगत हित के लिए करता है। पर दोस्तों आतंकवादी की जो परिभाषा, आतंकवादी का क्या होता है, उनका एक समूह होता है, एक संगठन होता है, उनका जो उद्देश्य होता है एक व्यापक नुकसान करना होता है और ज़्यादातर उनमें एक जो विचारधारा होती है वो रिलीजन का होता है। ठीक है, और गैंगस्टर भैया, गैंगस्टर वालों को भी बदनाम कर दिया, अब सब मारे जाएंगे अगर यही हाल रहा। जब तक मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा तब तक विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि हम विधानमंडलों में डकैती, हत्या, अपहरण के आरोपितों को आना नहीं रोक पा रहे हैं। आखिर इससे समाज में क्या संदेश जाता है कि हमारी संस्कृति और समाज ने ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं दिया, पर आज भी पा रहे हैं, ये सर्व की बात है। अब आगे देखते हैं मुख्य पृष्ठ के बारे में। तो आपने कहा था मुख्य पृष्ठ के बारे में, तो जल्दी बता देते हैं। देखिए मुख्य पृष्ठ में ये लिखा है, राजस्थान में कांग्रेस अब बिना पायलट। आपको बता दें कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी होती है, या फिर कहें राजस्थान के संदर्भ में जो कमलनाथ जी की वहाँ सरकार थी, अब सचिन पायलट को वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया। और ये बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि ये देखिए राजनीति में जिस तरह से अस्थिरता लाया जा रहा कुछ चंद लोगों के द्वारा, उसके बाद अस्थिर के माध्यम से वहाँ पे सत्ता गिरा दिया जाता, किसी दूसरे के झोली में डाल दिया जाता, जिस तरह से सिंधिया जी ने किया था MP में, मध्य प्रदेश में। पर दोस्तों अब इनको एक तरह से पूरे देश को, जितने भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस तरह के उनके मंसूबे इच्छाएं रखते हैं, अब उन्हें पता चल गया है कि आप इस तरह का खेल नहीं खेल सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें हो रही थी उन दरमियान कि हो सकता है जिस तरह से सिंधिया महाराज जी सरकार गिरा के शिवराज सिंह को बना दिए, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री, ऐसे ये भी कर सकते हैं कि वहाँ पे ये उप मुख्यमंत्री के पदों पर थे, पर इन्हें क्या चाहिए था, किस लाभ की आवश्यकता है, समझ में नहीं आया।
हर एक व्यक्ति भैया चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनता है, इस तरह के गतिरोध तमाम तरह की चीज़ों में पाए जाते हैं। पर अच्छा किया सरकार ने। अब यहाँ बात करें, हर स्कूल हर दिन एकदम 3 घंटे ही करा सकेंगे ऑनलाइन। आपको पता है कि जब से कोरोना महामारी चली है तब से आप हर विद्यालय ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर दोस्तों कई विद्यालय तो ऐसे हैं जो अभिभावकों को दिखाने के लिए दिन भर पढ़ा रहे हैं, शाम तक पढ़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चा डिप्रेस हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहा है, खेल कूद नहीं पा रहा है। तो अब सरकार की तरफ से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसके माध्यम से आप 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते बच्चे को। अब बात यहाँ पे है, महंगे इलाज के कारण कोई अस्पताल से नहीं लौटना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। तो तमाम तरह की इस समय जानते हैं एडिट दायर किया जा रहा है, PIL फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, दायर किया जा रहा है। पता है आज जो कोरोना का इलाज है हर जगह इनइक्वालिटी है, मतलब बहुत बड़ा उसका फ्लक्चुएशन है, बहुत बड़ा अंतर है। कहीं पे इतना पैसा कोई मांग रहा है तो कोई इतना मांग रहा है। जो एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इस काल में जहाँ रिसेशन चरम पर है, बेरोजगारी दर सबसे चरम पर है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं बचा है। और ऐसे में यदि बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने मन मुताबिक पैसा मांगेंगे तो कैसे संभव होगा लोग अपना इलाज करा पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया कि राज्य इस पर एक रेगुलेटरी बनाएं जिसके माध्यम से जो हमारे देश के तमाम संक्रमित व्यक्ति हैं वो इस प्रकार की पीड़ा से बचें। उसके बाद है बंगले पर सियासी बवाल। इसके बारे में आपको पता होगा कि किस प्रकार से दिल्ली का जो बंगला इनके लिए अलॉट किया गया था प्रियंका गांधी जी के लिए, शासन की तरफ से आदेश है भैया अब एलिजिबल नहीं, अब इस बंगले को खाली करना पड़ेगा आपको। तब जाकर इन पे तमाम तरह की टिप्पणियाँ हुई कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में, आपसे ये बयानबाजी हुई ट्विटर पे, फेसबुक पे, ठीक है। फिर इनको अलॉट किया गया है लखनऊ में एक बंगले को। फेसबुक से इतना प्यार है तो सेना से इस्तीफा दे दे हाई कोर्ट। फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे 87 साल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारतीय सेना के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल प्रतिबंधित किए जाने की नीति को चुनौती देने वाले जम्मू कश्मीर तैनात लेफ्टिनेंट, इसके बारे में मुझे वैसे जानकारी नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।